देखिए, मुगल काल के जितने भी राजा थे वो तो हमारे कंप्लीट हो गए, और अब हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्रशासन देख लेते हैं कि मुगल काल का किस प्रकार का प्रशासन था। और प्रशासन कंप्लीट होने के बाद में चलो बहुत भू राजस्व के बारे में देखेंगे कि उनकी कर वगैरह किस प्रकार की थी, वो कर वगैरह किस प्रकार देते थे, है ना। थोड़ा बात उसके बारे में देख लेंगे, है ना। देखिए जो मतलब कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, वो कृषि से संबंधित, इनके वो भू राज्य से संबंधित, और फिर जो प्रशासन के संबंधित मुगलों के, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या 4-5 के आसपास क्लास से बनेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक आपको थोड़ा बहुत क्या एकदम धीरज बन जाता है ना, विश्वास हो जाता है हाँ यार थोड़ा ही है। वरना अभी मैं बोल दूँ कि हम बहुत बड़ा विस्तार से बात करेंगे, आपका पहले ही सिर दर्द करने लग जाए, यार विस्तार से करेंगे तो फिर कैसे याद होगा। तो हम शुरुआत में क्या है ऐसे बताते हैं, फिर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर हम शुरू करने के बाद में लगता है शायद आपको पता नहीं चलेगा समय कब गया था, कि यार मूवी के अंदर जैसा समय जाता है ना मूवी के अंदर, उसी प्रकार इसके अंदर समय गुजरेगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो शुरू करते हैं। मुगल काल की प्रशासन प्रशासन व्यवस्थाएं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में भू राजस्व आएगा, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन कर देते हैं आपको, फिर शुरू करते हैं क्लास। देखिए लोग हमारी सफलता यानी कि लोग हमारी उपलब्धियों को देखते हैं, हमारे पैरों में किस प्रकार छाले पड़े वो नहीं देखते। जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो यही देखेंगे यार ये तो इतना बड़ा बन गया, हमको तो पता था ये तो बड़ा बनेगा, और इसके तो आराम हो गई, इसकी ज़िंदगी सुधर गई। जैसे सरकारी जॉब लगती है कि यार पुलिस में लगो, चाहे टीचर में लगो, किसी में लगो, कि यार इसका तो आराम हो गया, ये तो बहुत सुखी हो गया। लेकिन उनकी केवल उपलब्धि देखते हैं, उनके पीछे जो पैरों के अंदर छाले पड़े थे ना वो नहीं देखते कि कितने बड़े छाले पड़े थे। अरे इतनी सरल ये सफलता होती, यदि ये इतना ही सरल मार्ग मार्ग होता तो ये भी अपना लेते, है ना। मनुष्य का एक सबसे बड़ा स्रोत यही होता है कि वो सबसे सरल चीज़ होती है ना वो अपनाने वो पीछे नहीं हटता है। जो पढ़ी का जो इस है ना काम, ये सबसे बहुत बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि देखिए मेहनत करना तो ठीक है कर लेते हैं, हाथ से काम करना कर लेते हैं, थकान होती है शरीर को, लेकिन एक तो शरीर को कुछ असर नहीं पड़ता, शरीर एकदम स्थिर है, एक जगह पर बैठा है, और केवल दिमाग को वजन पड़ता है ना तो कैसा लगेगा। एक मतलब कि ट्रैक्टर होता है जानता है, और इसके पीछे ट्रॉली होती है, और ट्रैक्टर का वजन कम हो जाए, है ना, और ट्रॉली का वजन इतना अधिक हो जाए जिसकी कोई सीमा नहीं है कि वो ट्रैक्टर ले चल पाएगा, परेशान होगा ही नहीं होगा ट्रैक्टर। तो इसी प्रकार है। तो ट्रैक्टर क्या है, हमारे एक तरह के शरीर मान लेते हैं, और उसकी टोली क्या है, दिमाग है, और दिमाग के अंदर को मतलब इतना वजन भरा जाता है जैसे कोई हद नहीं है, फिर वो कैसे खींच पाएगा। उसके अंदर भी हम ये संभव कर पाते हैं कि हाँ यार हम ये करने के पीछे भी कुछ ना कुछ राज हैं, हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखिए मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सबसे पहले पद वही है केंद्र का, किसका, केंद्र का। सॉरी केंद्र के अंदर तो ये सारा ही है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। अब इसके अंदर राजा, सुल्तान, हाँ राजा ही बोलेंगे सुल्तान बोलेंगे जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। सुल्तान तब ठीक है नहीं हटाते, मतलब कि राजा लिख देते हैं। देखिए राजा का पद क्या था, राजा का पद संपूर्ण राज्य की शक्ति का
प्रदान होता था। अब देखिए, मान लीजिए मुगलों का जो अधिकार था, मतलब कि दिल्ली के आसपास जितने भी अधिकार थे, है ना, दक्षिणी भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, जो दिल्ली सल्तनत, मतलब कि दिल्ली के अंदर मुगलों का अधिकार था, और उसके अंदर संपूर्ण दिल्ली यानी कि संपूर्ण उसके आसपास का इलाका, क्षेत्र, वो किसके अधीन होता था? केंद्र के अधीन होता था। और केंद्र में भी किसके अधीन होता था? राष्ट्र, मतलब कि जो राजा के अधीन होता था। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है? राजा के हाथ में होती है। राजा ने जो वचन दे दिया, सॉरी, राजा ने जो बोल दिया कि आज से ये नियम चलेगा, आज से यही नियम लागू होगा, तो वो नियम लागू होगा। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति है वो राजा के हाथ में होती थी। ठीक है ना, बात याद आ जाएगी? ठीक है। और इसके बाद में राजा के पद के बाद में जो पद, मतलब कि जो पद होता था, वो था वजीर। कौन सा था? वजीर। अब इसका मतलब क्या था? अब इसका मतलब यह था कि राज्य की दूसरा सबसे बड़ा पद, है ना, पहला हो गया राजा का, और उसके बाद जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पद था वो था वजीर। यानी कि राष्ट्रपति के बाद में क्या होता है? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के बाद में क्या होता है? उप प्रधानमंत्री, है ना। राज्यपाल के बाद में क्या होता है? उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री के बाद में क्या होता है? उप मुख्यमंत्री। और हालांकि या कहीं कहीं पद खाली रहते हैं, पद नहीं भरते हैं इसके, लेकिन ये पद होते जरूर है कि हाँ, राष्ट्रपति के बाद में, उसके बाद में शक्ति होती है, वो उपराष्ट्रपति के बाद में होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, बेस्ट उदाहरण देखना है तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति पद है वो देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद, राष्ट्रपति के पास में सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, वो मतलब कि वहाँ का प्रथम नागरिक होता है। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो होती है उपराष्ट्रपति के पास में। तो यही एक वजीर का पद किस प्रकार था? उपराष्ट्रपति के रूप में पद था, है ना। ये इसका इस प्रकार था। अब देखिए, इन पद को क्या कहते थे? दीवान ने ये वजारत, वजारत, ठीक है ना। देख इसके अंदर क्या था? अब जैसे बाबर था, बाबर के बाद में भी जब आया था, बाबर के बाद में भी उसका पद, एक वजीर का पद एक महत्वपूर्ण था। उमैद था, उसके बाद में वजीर का पद महत्वपूर्ण था। और अकबर के समय तो वजीर का पद इतना बढ़ गया था, जिसका नाम था बैरम खान, इस वजीर के पद पर था, दीवान वजारत के पद पर बैरम खान, जो अकबर का संरक्षण था। किसका संरक्षण था? अकबर का संरक्षण था बाबर, सॉरी, बैरम खान। तो वो वजीर के पद पर ही था। और फिर अंत में जाके उससे अधिकार लेके अकबर, उससे अधिकार लेके अकबर ने एक नया पद बना दिया, वो बना दिया दीवान। दीवान क्या बना दिया? दीवान। तो मतलब इसका नया पद आपको याद रह जाएगा कि इसने क्या, कौन सा पद बनाया? दीवान बनाया था अकबर ने। और इस पद का जो पद पर आसीन होता था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? दीवान ए वजारत ए कुल, ये इस व्यक्ति का नाम होता था। ठीक है। अकबर को ये पद क्यों लाना पड़ा था? क्योंकि जो बैराम खान था, है ना, वो एक शक्तिशाली के रूप में उभरने लग गया था। क्योंकि देखिए, जो लोग पहले शक्तिशाली होते हैं, है ना, कि जो अकबर का जो संरक्षक था, कौन? बैरम खान। तो जैसे ही बैरम खान बूढ़ा होने लगा और अकबर एक जवान होने लगा था, तो कोई भी लोग दरबार में आते थे ना, तो वो पहले बैरम खान से मिलते थे, मतलब कि उनसे नतमस्तक होते थे, उनसे सलाम करते थे, बैरम खान को बोलते थे नमस्कार, सलाम करते थे, है ना। सलाम करने के बाद में फिर वो अकबर से सलाम करते थे। तो एक राजा का क्या एक मतलब कि वर्चस्व होता है ना। एक वो एक शक्तिशाली के रूप में होता है कि सबसे पहले उनसे सलाम करे। अब राजा तो ये है अकबर, और सलाम पहले बैरम खान से करते हैं, लेकिन ये परंपरा के अनुसार बैरम खान को एक, है ना, एक अच्छा व्यक्ति मानते थे कि भाई ये बुजुर्ग हैं, ये बूढ़े व्यक्ति हैं, और इनसे बड़ा इनको ज़्यादातर नॉलेज है। क्योंकि जो मुगलों की जो गद्दी है ना, बचा के रखी है बैरम खान ने रखी है, मुगलों की गद्दी। बाकी अकबर के समय बैरम खान की, अकबर के समय जो मुगलों की गद्दी थी वो उसका अंत हो जाता। तो बैरम खान मुगलों की गद्दी बची थी, वो चाहता था तो खुद वहाँ पर शासक बनता था, बन सकता था, अकबर को मार के भी बन सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। इसलिए सब लोग क्या है, बैरम खान को एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। उनके से नतमस्तक होने के बाद में वो अकबर से नतमस्तक होते थे, है ना, उनसे सलाम करते थे। इसलिए अकबर ने किया, परेशान होकर उनको हटा के फिर उनकी जो संपूर्ण शक्ति थी वो दीवान नामक व्यक्ति को दे दी। तो दीवान नामक व्यक्ति, जो दीवान का जो पद था, वो कब अस्तित्व में आया था? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। अकबर के शासनकाल में दीवान का पद अस्तित्व में आया, यानी कि शक्ति थी ना, वो इसके अस्तित्व में आई थी। ठीक है ना। इसके बाद में दीवान का कार्य क्या था? राज्य का है ना, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ध्यान रखना, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान रखना, है ना। अब ध्यान किस प्रकार रखना है वो इसके ऊपर निर्भर करता था। हर क्षेत्र में यही ध्यान रखता था कि भाई हाँ, अकबर के संबंधित ये सामान यहाँ तक पहुँचाना है ना, इस प्रकार के राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर इस प्रकार का टैक्स वगैरह लेना चाहिए। मतलब जैसे प्रधानमंत्री आज का जो मतलब कि पद होता है ना, प्रधानमंत्री तय करता है। राष्ट्रपति का तो एक संपूर्ण रूप से होता है, राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक रहता है, लेकिन कार्य प्रधानमंत्री सारे करता है ना, कि हाँ भाई वहाँ पर इस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, जनता के कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, वो सारा प्रधानमंत्री करता ना। उसी प्रकार पहले दीवान ये काम करता था। तो याद रखिएगा भाई, दीवान का पद का क्या काम था? प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में पद कौन सा? मीर बख्शी का पद। मीर बख्शी। अब देखिए, वेरी वेरी मोस्ट एंड क्वेश्चन, मीर बख्शी का पद कब अस्तित्व में आया था और इससे पहले पद कौन सा था? तो इसी मीर बख्शी का जो पहले पद था, और ये कब अस्तित्व में आया? ये मुगलों के शासनकाल में अस्तित्व आया था। और इससे पहले मीर ए अर्ज क्या था? मीर ए अर्ज, ठीक है ना। क्या पद था? मीर ए अर्ज। तो आपको याद आ जाएगा दीवान का पद, कि भाई हाँ, दीवान का पद ऐसा था, पहला नहीं, पहले इस नाम से जानते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे देखते हैं। अब इसका काम क्या था? भाई इसका काम यही था कि भाई जो राज्य के अंदर, है ना, सैन्य जो अधिकारी होते हैं, सैन्य था ना, सैन्य का प्रधान था, सैन्य का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। दीवान का क्या था? आर्थिक स्तर में आते हैं, है ना, वित्तीय क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो दीवान काम करता था। और बल्कि मीर बख्शी, है ना, जो मीर अर्ज है ना, उसके बाद में मीर बख्शी हो गया था। मीर बख्शी का क्या काम था? सैन्य का प्रधान, यानी कि भाई वही तय करता था कि भाई सेना के अंदर घोड़े इस प्रकार होने चाहिए, और सेना के अंदर व्यक्ति इस प्रकार होने चाहिए, और सेना के अंदर व्यक्ति के जो बाल वगैरह कटे होने चाहिए, ये बड़े होने चाहिए, है ना। मतलब कौन व्यक्ति मतलब किस प्रकार होएगा, मतलब सेना के अंदर, है ना, सबसे आगे वाला भाग किसके हाथ में होगा, पीछे वाला भाग का जो अस्तित्व मतलब कि नेतृत्व कौन करेगा, ये सारा कौन निर्धारित करता था? सेना का प्रधान, यानी कि मीर बख्शी ये निर्धारित करता था, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो दाग पड़ता, हुलिया पड़ता, है ना, जो दाग का मतलब क्या होता है? घोड़ों पर मोहर लगाना। घोड़ों या घोड़े कह सकते हैं, घोड़ों को चाहे घोड़े को, कोई भी को, काम एक ही है, बात एक ही है, घोड़े पर दाग लगाना। दाग लगाना इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति पर दाग लग गया, है ना, किसी व्यक्ति ने अन्याय कर दिया तो उसके ये दाग लग गया, यानी कि कलंक लग गया। दाग का मतलब ये होता है कि घोड़े ने कोई गलती करता है इसलिए उसके दाग लगा देते हैं। भाई मान सकते हैं घोड़ा सेना के अंदर काम अच्छी तरह से नहीं करता तो उसके ऊपर दाग लगा देते हैं कि इसका ऊपर कलंक लगे। दाग का मतलब कलंक ही होता है ना, हम मानते हैं ना। इस पर दाग अलग होता है। कैसे अलग होता है? देखिए, पहला घोड़े की क्या ट्रेनिंग की जाती थी, कभी पहला घोड़े को सेना के अंदर उतारते थे और पहले उसके युद्ध अभियान तैयार करते थे कि हाँ भाई कौन सा घोड़ा मजबूत है और कौन सा घोड़ा कमज़ोर है। और जो घोड़ा मजबूत होता था ना, उसके ऊपर, है ना, ऐसे लोहे का कुछ तपा के, है ना, लोहे को कोई गर्म करके उसके घोड़े की गर्दन के ऊपर लगा देते, गर्दन के ऊपर, के पीठ के ऊपर, या नाक के ऊपर, आगे मस्तक के ऊपर, है ना,
या फिर इधर जो पास में वो साइड वाला होता है ना, पेट के ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर कहीं पर भी दाग लगा देते थे। इनके गोल चक्कर लगा देते या फिर प्लस का चक्कर लगा देते थे। या फिर राज्य का जो चिन्ह होता था, जिसका जो शासनकाल था है ना, जैसे अकबर का शासनकाल था तो अकबर का जो चिन्ह क्या है कि अकबर का चिन्ह ये है, तो उस चिन्ह को लगा देते थे। मतलब ये घोड़ा उनको पता चल जाता था कि भाई ये घोड़ा इतना एक शक्तिशाली के रूप में है। और ये लगाने की आवश्यकता कहाँ थी, बताओ आवश्यकता कहाँ थी। अब जैसे ही युद्ध की स्थिति शुरू हो एंड पता हो कि ये घोड़ा मजबूत है, लेकिन कैसे पता चलेगा ये घोड़ा मजबूत है। और जिसके पास घोड़ा होता है वो असली घोड़ा वो अपने पास रख लेता है और नकली घोड़ा वहाँ पर भेज देता है युद्ध के मैदान में, कौन जानता है। तो यदि दाग होगा तो पता चल जाएगा कि भाई ये घोड़ा मजबूत है, उनके ऊपर ग्रेड लगा देते थे। ग्रेड का मतलब ये लगा देते कि भाई ये घोड़ा घोड़ा है ना इतना मजबूत है, तो इससे थोड़ा कमजोर है, ये इतना मजबूत है, तो उनको मतलब कि आगे आगे सबसे आगे आगे अच्छा मजबूत, उसके बाद में पीछा कमजोर है ना, उसके बाद में पीछे कमजोर, इस प्रकार के घोड़े रखते थे। समझ में आ रहा है ना मेरी बात। दाग, सरदाग तो समझ में आएगा लेकिन हुलिया नहीं आया। हुलियो क्यों नहीं कहता, ध्यान है, चेहरो, शक्ल, ऐसे मतलब कि आपको कोई आम भाषा में नहीं कहता तेरे हुलिया देख, नहीं कहते, कहता ना तो हुलिया यही है ना। मीर बख्शी का काम था हुलिया नोट करना है ना, हुलिया को लिखना। अब कि हुलिया के पहले कैमरा थे नहीं, ऐसा था नहीं भी कैमरा से फोटो खींचती सीधा वो खड़ा हो और एकदम आंखें टप टपा जैसे अदाकार जो सिम लेते करते हैं ना, वैसे एक फोटो खींच लेते थे, वैसे तो पहले था नहीं। तो फिर हुलिया कैसे पता चलता। अब देखिए किसी के ऊपर जो मुंह के ऊपर तिल थे तो वो तिल चेक कर लेंगे, हाँ भी इसके दाग है, इस पर मुंह के ऊपर तिल है ना। ये पर नाक के ऊपर मान लीजिए जिसको कोई कट लगा हुआ है ना। ये फिर दाढ़ी में देख ले भाई इसकी दाढ़ी क्या है कि जो कम आई हुई है, ज़्यादा आई हुई है ना। या फिर जो कान का जो बड़े हैं पतला है ना, ये देख लेते हैं हाँ कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं, वो इस प्रकार के साइज वो लिख देते थे। पहले हुलिया ऐसे ही नोट होता था। अभी कभी देखिए कभी फॉर्म लगाते हैं, किसी फॉर्म में पूछते हैं कि तुम्हारा कुछ शरीर के ऊपर कोई चिन्ह बताइए, मुंह के ऊपर या हाथ के ऊपर, तो मुंह के ऊपर चिन्ह बताते हैं कि मेरे एक तिल है, दो तिल है, या फिर किसी का मसा होता है मसा बताते हैं कि मेरे भी एक मसा दो मसा, ऐसा बताता है ना फॉर्म के अंदर। अब आपने फॉर्म भरा नहीं पड़ा वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने जो कभी फॉर्म लगाया उसके अंदर मैंने यही बताया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में ये बात थी, तो इसी हम कहते हैं हुलिया पड़ता, दाग एवं हुलिया पड़ता। सर ये तो आप बता दें लेकिन लागू किसने की थी। अब बताइए क्या लागू किसने की थी, सारी क्लासें मैंने बना रखी है पहले। पहले तो तुम्हें सुधार लागू की गई थी, ये तो आपको पता ही है। उसने ये सारे काम किए थे, अच्छे से अच्छे उसने काम किए थे। तो अब यहाँ पर अलग अलग तो क्या बताएं आपको। क्लासें कंटिन्यू देखो बाबू, पढ़ना है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आज तो कितने देखिए मेरे को, मैं जो पढ़ा रहा आप तो आज मतलब कि आपको तो आज मजाक लग रहा है, लेकिन यही 5 साल निकलने के बाद में मेरी क्लासें रो रो के देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर सिलेक्शन होने की संभावना नहीं होगी। समय गुजर जाने के बाद में आपकी जो सफलता है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। एक किसी भी चीज़ का समय होता है, किसी भी रास्ते से गुजरने के लिए उसका समय निर्धारित होता है। इस समय के बाद में इस रास्ते से हम गुजर नहीं पाएंगे। तो ठीक है ना, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है कि समय रहते हुए क्लासे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति है ना हम आपके लिए क्लासें बना रहा है लगातार, और वह भी कंटिन्यू बना रहा है, मतलब कि ऐसे नहीं कभी ये टॉपिक ले लिया कभी वो टॉपिक ले लिया बीच में छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं। जो सब्जेक्ट वही जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस को कवर करते हुए पूरा करवाते हैं, तो उसके लिए तो आप क्लासें देखनी, आपको ना अटेंड करना भी ज़रूरी होता है। अब आपकी इच्छा है करो या नहीं करो, ज़बरदस्ती मैं करा नहीं सकता है ना। क्योंकि अब ये जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं ज़बरदस्ती कराते हैं कि भाई बैठ बैठ बैठ। अब ऑनलाइन तो कैसे बैठे, पकड़ भी नहीं सकता मैं तो, है ना। मेरा हाथ कैमरा तक जा सकता है, इसके आगे जा नहीं पाएगा। तो यही बात होती है। तो हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। सदर उस सुदूर, इसका मतलब क्या होता है। सदर उस सुदूर यानी कि शरीयत को लागू करने वाला, शरीयत, शरीयत को लागू करने वाला, शरीयत को लागू करने वाला, करने वाला।
ठीक है ना। अब देखिए, जो शरीयत जो कानून होता था, है ना, जो इस्लाम धर्म का जो कानून होता था, उनको लागू करवाना, उनको पालन करवाना, वो सदर सुदूर का काम था। तो याद रह जाएगा, अब यहाँ सदर सुदूर का ये पद था। और इस पर इस तरह के लोग होते थे राजा द्वारा, जो एक है ना अच्छा धार्मिक क्षेत्र में था, है ना, धर्म का जो अच्छा प्रचारक था और धर्म के बारे में उसको ज्ञान था, उसको सदर सुदूर के ऊपर मतलब कि उनका पद पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते बढ़ते एक नया पद आ गया, वो आ गया था कुलीन, मतलब कि किसका पद आ गया, काजी का पद। काजी किसका आ गया, काजी का। अब काजी के बारे में आपको पता है काजी का पद किस प्रकार होता है ना। काजी का पद होना चाहिए काजी उल कुजात, काजी उल कुजात मतलब क्या है इसका, देखिए कभी, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना, उसी प्रकार काजी उल कुजात थे। कैसे थे, देखिए अब किसी के मतलब कि विवाह के संबंधित झगड़ा होता है ना, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो उसका जो निपटारा कौन करता था, काजी करता था। एक जो मतलब कि डायलॉग है, मतलब कि जो मारवाड़ी भाषा में आप समझते हैं किस प्रकार समझते हैं, वो आप पर निर्भर करते हैं। मियाँ बाबी सॉरी मियाँ बेबी राजी तो क्या करे काजी, मियाँ बेबी राजी तो क्या करे काजी, तो यही काजी उल कुजात हैं। अगर मियाँ बीबी राजी रहते हैं तो काजी क्या करेगा, आई समझे। तो इसका अर्थ यही है काजी उल कुजात। यदि देखो धार्मिक क्षेत्र के अंदर है ना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, और यदि राज्य के अंदर कुछ और क्षेत्र को लेते हुए झगड़ा, है ना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक धार्मिक क्षेत्र में भी झगड़े होते थे, तो उसका निपटारा काजी उल कुजात करता था। और ये निपटारा करने के बाद राजा को ये बोल देता था भाई ये निर्णय है और आप डिफेंड कर सकते हैं कि किस प्रकार सजा देनी है। और जो काजी ने दो फाइनल कर दिया, वो राजा भी मान लेता भाई ये इसका धार्मिक के बारे में इसको ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके अनुसार वो क्या करते थे, लागू कर देते थे। तो काजी उल कुजात का मतलब ये था, है ना, जो दीवानी मामले फौजदारी मामले उसका भी ध्यान रखता था काजी उल कुजात। क्योंकि पहले सदर सुदूर था, है ना, उसके बाद के अंदर काजी उल कुजात का जो पद आ गया था वो एक है ना एक महत्वपूर्ण पद था। और उनका जो एक विस्तारित पद था, जो कि है ना धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक आर्थिक भौगोलिक है ना हर क्षेत्र के अंदर वो ध्यान रखते थे। जनता के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं जनता के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण भी वो काजी उल कुजात देखते थे, है ना। कर अधिक लिया जा रहा है या कम लिया जा रहा है, उसका भी ध्यान काजी उल कुजात है ना ये निर्णय करते थे। यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिला कोर्ट जो भी कहते काजी उल कुजात था। आज के युग में जो कहे वो पहले ये था। अब आपको ऐसे काजी उल कुजात काजी उल कुजात काजी उल कुजात बोले तो आपको बोलेंगे क्या था काजी उल कुजात, फिर भूल जाएंगे। और यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा असर लेंगे, है ना, उनका जो साथ लेंगे तो आपको याद आसानी से होगा, उनका सहयोग लेंगे कि हमारा जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है किस प्रकार काम करता है। तो पहले है ना जो मुगलों का जो काल था, मुगलों का जो शासन काल था, उस समय काजी उल कुजात ये काम करता था। खीन ठीक है ना, समझ आ गया। और फिर इसके अलावा एक और पद था खान सामा। कौन सा पद था, खान सामा। तो ये खान सामा याद आ जाएगा ना, खान सामा मीर सामा, है ना, खान ए सामा, ये मीर सामा, मीर सामा या कार खाने सामा। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसका तात्पर्य क्या होता है ना। अब देखिए राजा था, है ना, और राजा के जो महल का सामान, है ना, राजा के महल, राजा के महल के अंदर जब यदि महल का निर्माण करना होता था कि महल के अंदर किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग में लेनी है ना, कौन सा पत्थर यूज में लेना है, सीमेंट तो पहले थी नहीं, तो उसके अलावा जो चीज़ दूसरी वस्तु होती है उनको उपयोग में लेना, है ना, उनकी आकृति किस प्रकार होगी। फिर जो राजा का जो विलासीपूर्ण जीवन होता है कि भाई हाँ जो फल वगैरह उनको जो रोजाना के भोजन वगैरह है वो पहुंचाना, है ना, किस प्रकार का भोजन होगा उसका ध्यान रखना, ये मीर सामा था, खाने सामा का काम था। ठीक है ना। और फिर राजा की जो हर क्षेत्र के अंदर है ना जो महल होता था, महल के बारे में ध्यान रखना,
कि भी हाँ किस प्रकार आतंकवाद ना फैल जाए, है ना, आतंकवादी इसके अंदर ना घुस जाए। ये मीर सामा काम करता था, या खाने सामा काम करता था। ठीक है ना, समझ में आ गया, कंप्लीट है। और इसके बारे में जो अन्य पद हैं वो हम बात करेंगे अगले क्लास के अंदर। तो जिस प्रकार समय रहेगा उस समय के अनुसार हम बात करते रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपके कंप्लीट हो गया। ये मुगल काल के जो है ना जो महत्वपूर्ण पद है ना, यही है महत्वपूर्ण पद। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण पद है, वो छोटे मोटे पद है, उसके बारे में अलग क्लास लेकर जाएंगे, ताकि आपको भी समझ में आराम से आ जाए कि भाई हाँ ये पद है और इसके बारे में बात करते हैं, इस प्रकार करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसी कारण जो चीज़ बताई जाती हैं वो रेगुलर पढ़ा करिए, क्योंकि पढ़ने पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि हाँ भी कोई चीज़ किस प्रकार होती है ना, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम मिलेंगे फिर अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।